अधीश ने अपनी शक्तियों को तो तोल लिया था, लेकिन वायु भवन के किसी सदस्य की शक्ति का उसे अंदाजा नहीं था। ऐसे में किसके साथ उसका युद्ध होगा और किस स्तर पर होगा, कोई कह नहीं सकता था। रसजीव से युद्ध करना अलग बात होती है और मांत्रिक के साथ युद्ध करना अलग। क्या अधीश इस बारे में सोचकर ही कोई फैसला लेगा? कहीं अधीश जयेश की बातों में फंसकर अपने आप को किसी मुसीबत में डालने तो नहीं जा रहा था। 5वीं श्रेणी के मांत्रिक से युद्ध की बात सुनकर अधीश कुछ देर के लिए सोच में पड़ गया। फिर उसने बरामदे के एक कोने में स्थित उन कमरों की ओर देखा। ऐसा लग रहा था कि चौथे स्तर के रसजीव ही वहां सबसे शक्तिशाली रसजीव थे। उनसे उच्च स्तर के रसजीव वायु भवन में मौजूद नहीं थे। क्या वायु भवन में 5वें स्तर का रसजीव नहीं है? अधीश ने धीरे से पूछा। यदि 5वें स्तर का रसजीव होता तो उसे सीधे 5वें स्तर के मांत्रिक का सामना नहीं करना पड़ता। जयेश ने सर हिलाकर मना करते हुए कहा, बात यह है मांत्रिक अधीश कि तीसरे स्तर का रसजीव ही काफी शक्तिशाली होता है और चौथे स्तर का रसजीव तो अजेय माना जाता है। फिर तीसरे से चौथे स्तर का रसजीव बनाने के लिए काफी मेहनत और उच्च क्षमता की जरूरत होती है। इसलिए इससे अधिक शक्तिशाली रसजीवों का निर्माण लगभग असंभव काम है। और इसके अलावा वायु भवन में इतने कुशल रसायन शास्त्री और मांत्रिक मौजूद भी नहीं हैं। कहते कहते जयेश तनिक ठहरा, जैसे अचानक ही उसे कोई बात याद आ गई हो, और बड़े रहस्यमय ढंग से मुस्कुराते हुए बोला, और यदि आप मांत्रिक का सामना करने में झिझक रहे हैं तो आपको बताना चाहता हूं कि इसमें अच्छी बात यह रहेगी कि आपको अपनी सुरक्षा के लिए डरने की आवश्यकता नहीं होगी। मांत्रिक इस युद्ध को एक परीक्षा ही समझते हुए अपनी चाल चलेगा, और एक बार जब आप आत्मसमर्पण कर देंगे तो वो तुरंत रुक भी जाएगा, जबकि रसजीव के पास इतनी चेतना तो होती नहीं। फिर भी यदि आप फिर भी मुकाबले से बचना चाहते हैं तो भी हमें कोई दिक्कत नहीं है। आप पहले ही अपने लिए स्थान सुरक्षित कर चुके हैं और हम अभी भी आपको वायु भवन का एक सदस्य मानते हैं। शुरुआत में अधीश इस मुकाबले को लेकर सशंकित तो था, लेकिन जयेश से बातचीत के बाद उसकी शंका दूर हो चुकी थी। आखिर जितनी जल्दी उसे अपने लक्ष्य तक पहुंचने की थी, उतनी ही उत्कंठा उन लोगों में भी थी उसे अपने वायु भवन का सदस्य बनाने के लिए। इसलिए कोई उस पर जानलेवा हमला करेगा, ये शंका दूर हो चुकी थी। वैसे भी अब वो अपने नए मंत्र ब्रह्म ज्वार पर पूरा विश्वास कर सकता था। अधीश ने कहा, मैं मुकाबले के लिए तैयार हूं मांत्रिक जयेश, आप अपने साथी से तैयार रहने के लिए कह दीजिए। देवेन, जो अब तक बिल्कुल चुपचाप सारी बात देख सुन रहा था, अब जाकर बोला, मांत्रिक अधीश, मेरी सलाह है कि आप कुछ देर आराम कर लीजिए। काफी दूर से इतनी लंबी यात्रा करके आए हैं, थक गए होंगे। अधीश धीरे से हंसा, नहीं मांत्रिक देवेन, मैं अभी थका नहीं हूं। अब ये काम भी एक बार पूरा हो जाए फिर आराम करूंगा। देवेन ने कहा, ठीक है मांत्रिक अधीश, जैसा आप ठीक समझे। थोड़ी ही देर में मांत्रिक जयेश वापस आता हुआ दिखाई दिया। अधीश की स्वीकृति के बाद वो 5वें स्तर के मांत्रिक को आमंत्रित करने के लिए गया था, लेकिन अभी उसके साथ कोई अन्य मांत्रिक नहीं था। ये देखकर अधीश के चेहरे पर उलझन के भाव आ गए। आते ही उसने अधीश से कहा, मांत्रिक अधीश, मांत्रिक सकवारा वर्तमान में एक औषधि तैयार कर रहे हैं और शायद उनके काम को पूरा होने में 2 या 3 दिन लगेंगे। इसलिए फिलहाल हम आपको वायु भवन में अतिथि के तौर पर रहने के लिए आमंत्रित करते हैं। मांत्रिक सकवारा अपना काम पूरा करके जैसे ही वापस आएंगे हम आपको सूचित कर देंगे। अधीश सोच रहा था, हे ईश्वर, अब मुझे 2-3 दिन और इंतजार करना होगा। खैर, इस समय का सदुपयोग मैं अपनी तैयारी करने में ही कर लूंगा। फिर अधीश ने सहमति में सिर हिला दिया और बोला, ठीक है मांत्रिक जयेश, जैसा आप ठीक समझे, मैं इंतजार करने के लिए तैयार हूं। जयेश ने देवेन को आज्ञा दी, मांत्रिक देवेन, आप जाकर मांत्रिक अधीश को अतिथि भवन पहुंचा दीजिए। देवेन अधीश को लेकर अतिथि भवन की ओर ले चला। वहां पहुंचकर उसने कहा, मांत्रिक अधीश, अब आप आराम से यहां रहें और बस कुछ दिन प्रतीक्षा करें। जैसे ही मांत्रिक सकवारा औषधि तैयार करके लौटेंगे हम आपको सूचित कर देंगे। अधीश ने कहा, ठीक है देवेन, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। देवेन चला गया और अधीश ध्यान से अतिथि भवन को देखने लगा। ये एक निचली छत वाला कमरा था। हालांकि यहां अधिक सजावट नहीं थी,
लेकिन साफ साफ देखकर लग रहा था कि कमरे को हमेशा किसी भी अतिथि के आने के लिए तैयार रखा जाता था। अधीश कमरे में पड़े पलंग पर जाकर बैठा ही था कि एक अजीब सी आवाज आती हुई सुनाई दी, भड़ भड़ भड़। अचानक उसे अपनी छाती पर कुछ कंपन सा महसूस हुआ और उसके संयुक्त यंत्र में से गर्म लपटें निकलने लगी। इसका अर्थ था कि मांत्रिक नारायण का यह संयुक्त यंत्र एक बार फिर ऊर्जा एकत्र करने की अपनी सीमा तक पहुंच गया था। मंदार छोड़ने से पूर्व उसने इस यंत्र में अपनी मस्तिष्क ऊर्जा सुरक्षित की थी ताकि अपनी विशेषता के अनुसार ये उसे बढ़ा सके। अब चूंकि उसकी ऊर्जा फिर से भर चुकी थी तो अधीश उसका उपयोग कर सकता था। अधीश क्षण भर के लिए स्तब्ध रह गया, लेकिन कुछ हिसाब लगाने के बाद उसने सोचा, मुझे मंदार छोड़े और कुर्दमान द्वीप समूह में आए हुए एक लंबा समय हो गया है, अतः यह सामान्य ही है कि इस दौरान उसकी ऊर्जा का विस्तार अपनी सीमा तक पहुंच जाएगी। अधीश ने बिना हिचकिचाए जल्दी से अपनी मस्तिष्क क्षमता को यंत्र की ऊर्जा के साथ विलय कर दिया। अधीश की मस्तिष्क क्षमता का तेजी से विस्तार होने लगा और वो आनंदित महसूस करने लगा। उसने सोचा, अभी ये तीसरी श्रेणी के मांत्रिक के स्तर तक तो नहीं पहुंची, लेकिन यह भी बुरा नहीं है। कुछ और दिनों के अभ्यास और धैर्य के बाद मैं उस बिंदु तक भी पहुंच जाऊंगा। हालांकि इस तरह अचानक से मस्तिष्क की क्षमता में विस्तार खतरे से खाली नहीं था, इसलिए मांत्रिक बहुत कम उम्र से ही ध्यान इत्यादि करते थे और अधीश ने भी बहुत पहले ही ध्यान लगाना शुरू कर दिया था ताकि उसका मस्तिष्क इस तरह के अचानक आए बदलाव को झेल सके। साथ ही किसी बड़े मंत्र को सिद्ध करने के लिए अत्यधिक मस्तिष्क ऊर्जा की भी जरूरत होती थी, तो उस थकान से बचने के लिए भी ध्यान करना और मस्तिष्क का मजबूत होना बहुत जरूरी था। कुछ ही समय पहले अधीश ने दूसरी श्रेणी का मंत्र सिद्ध किया था और इसलिए अब उसे कुछ दिन अपने मस्तिष्क को विश्राम देने की जरूरत थी। एक बार ज्वालामुखी मृत्तिका मिल जाने के बाद पृथ्वी शरण के निर्माण के लिए उसे काफी बड़ी मात्रा में ऊर्जा की जरूरत पड़ने वाली थी। यही सब सोचते हुए अधीश की आंख लग गई। कई दिनों की थकान के कारण वो कई घंटे तक सोया रहा। अगली सुबह ही जाकर जब उसकी आंख खुली तो उसे अब अपने शरीर और दिमाग में बहुत ताजगी महसूस हो रही थी। कुछ ही देर में मांत्रिक देवेन उसे भोजन के लिए बुलाने आ गए। अधीश ने कहा, तुम जाओ, मैं स्नान करके आता हूं। भोजन के बाद अधीश वायु भवन के बाहर बने बगीचे में घूमने आ गया। तभी उसे कुछ आवाजें सुनाई दी। एक पुरुष और एक स्त्री आपस में बातचीत कर रहे थे। पुरुष बोला, तुम समझ रही हो बेला, यदि द्रोण जादू भवन का सदस्य बन जाता है तो उसे मारना हमारे लिए और कठिन हो जाएगा। स्त्री, जिसका नाम अभी अभी पुरुष ने बेला पुकारा था, बोली, हां भद्रक, मैं इस बात को अच्छी तरह समझती हूं और इसीलिए तुमसे कह रही थी कि अब हम दोनों को हवाई भवन में शामिल नहीं होना चाहिए। मैंने सुना है कि वायु भवन कुर्दमान द्वीप समूह का सबसे मजबूत दल है। अगर हम यहाँ कुर्दमान द्वीप समूह में कुछ और दिन रहते हैं तो किसी न किसी तरह द्रोण को मारने का मौका खोज ही लेंगे। फिर वायु भवन में शामिल होने से हमारे ऊपर कोई खतरा भी नहीं रहेगा। अधीश ने देखा वे दोनों बातचीत करते करते धीमे कदमों से अंदर की ओर बढ़ रहे थे। वो भी एक निश्चित दूरी बनाकर उनके पीछे चलने लगा ताकि दोनों की बात सुन सके। पुरुष मांत्रिक, जिसका नाम भद्रक था, गठीले शरीर और लंबे बालों वाला युवक था और उसकी साथी स्त्री मांत्रिक बेला लंबी और छरहरी युवती थी। उन दोनों की पीठ अधीश की ओर थी, इसलिए वो उनके चेहरे नहीं देख सका। चलते चलते भद्रक बोला, लेकिन बेला, मैंने सुना है कि लंबे समय से वायु भवन ने किसी मांत्रिक को अपनी सदस्यता नहीं दी है, फिर वे हमें क्यों स्वीकार करेंगे? भद्रक की आवाज से चिंता झलक रही थी। बेला ने कहा, फिर भी हम एक प्रयास तो कर ही सकते हैं ना। वैसे भी द्रोण अब जादू भवन में शामिल हो चुका है और क्योंकि वो एक लंबे समय के लिए सदस्य बना है, इसलिए उसे मिलने वाली सुविधाएं भी अनेक तरह की होंगी और वो नीच और दुष्ट प्रकृति का भले ही है, लेकिन हमसे कहीं अधिक शक्तिशाली है, इसलिए हमें भी किसी न किसी संगठन का हिस्सा बनना ही होगा। बेला की बात सुनकर भद्रक ने क्रोध से दांत भींचकर कहा, ऐसा लगता है कि हम बस इतना ही कर सकते हैं, हमारे पास और कोई रास्ता है ही नहीं। महिला मांत्रिक के चेहरे पर एक चिंता की लहर दौड़ गई क्योंकि वो असहाय दिखाई दे रही थी। उसने कहा, जब तक हम उससे बदला लेने लायक शक्तिशाली नहीं हो जाते, हमें वायु भवन की शरण में ही रहना होगा, वरना इस द्वीप पर हमें द्रोण से कोई नहीं बचा सकता। अचानक वे दोनों अपनी जगह पर रुक गए
एक लंबे चौड़े शरीर वाला सुंदर युवक उनके सामने आकर खड़ा हो गया। बेला ने चौंक कर उसकी ओर देखा और पूछा, महाशय आप कौन हैं? युवक बोला, मेरा नाम अधीश पुरोहित है। क्षमा कीजिए, लेकिन मैंने आप दोनों की बातें सुन ली हैं। क्या आप वायु भवन में शामिल होने के लिए आए हैं? बेला और भद्रक एक दूसरे की ओर देखने लगे। वे घबराए हुए लग रहे थे। अधीश ने यह देखा तो मुस्कुराते हुए कहा, घबराइए मत, मैं भी वायु भवन का सदस्य बनने के लिए यहां ठहरा हुआ हूं। बेला और भद्रक को कुछ समझ में नहीं आया। उन्होंने वायु भवन में स्थिति के बारे में पूछताछ की थी जब वे बाहर थे, और उन्हें यही पता चला था कि लंबे समय से यहां कोई नया सदस्य नहीं आया है। पुरुष थोड़ी देर बाद बोला, मैं भद्रक हूं और ये मांत्रिक बेला है। हम दोनों वायु भवन में सदस्यता लेने के लिए योजना बना रहे हैं। हालांकि हमने अंतिम निर्णय नहीं लिया है, बस हल्की फुल्की जानकारी लेने ही यहां आए हैं, और एक आवेदन के बाद हमारे यहां आने की व्यवस्था की गई थी। उधर अधीश कुछ और ही सोच रहा था। उसका मानना था कि देवेन चूंकि वायु भवन का ही सदस्य है, तो उसके द्वारा दूसरे दलों के बारे में दी जानकारी पूरी तरह से सही हो ये जरूरी नहीं। इसलिए अधीश किसी और से बातचीत करके पूरी स्थिति के बारे में जानना चाहता था। अब वो वायु भवन के किसी मांत्रिक से तो इस बारे में पूछ नहीं सकता था। फिर जब उसने भद्रक और बेला को बात करते सुना तो सोचा, यही अच्छा मौका है इस द्वीप के बारे में और यहाँ के दूसरे दलों के बारे में पता लगाने का। इसी कारण वो इन दोनों के पीछे चला आया था। उसने भद्रक से कहा, आप मुझे अपना मित्र ही समझिए। मैं भी इस द्वीप पर एक उद्देश्य के साथ आया हूं और वर्तमान में बिल्कुल अकेला हूं। मांत्रिक भद्रक, मांत्रिक बेला, लगता है आप कुर्दुमान द्वीप से बहुत अच्छी तरह से परिचित हैं। अब की बार बेला ने उत्तर दिया, वास्तव में हम भी बहुत अधिक परिचित नहीं हैं। हम दूर से आए हैं और कुछ मांत्रिकों से बातचीत करके थोड़ी बहुत जानकारी ली। वास्तव में हम भी यहाँ कुर्दुमान द्वीप समूह पर भी पहली बार ही आए हैं। अधीश ने अपने मन में उत्साह की लहर महसूस की। उसने आकाश की ओर देखा। दोपहर का सूरज उसके सर पर चमक रहा था। उसने धीरे से बेला से पूछा, तो आप भी मेरी ही तरह इस द्वीप से लगभग अपरिचित ही हैं? क्यों ना हम तीनों एक साथ रहकर द्वीप की यात्रा करें और खुद इसके बारे में जानकारी जुटाएं? अधीश की बात सुनकर बेला ने संशय भरी निगाहों से भद्रक की ओर देखा। उन दोनों को शंका में डूबा देख अधीश फिर बोला, हालांकि मैं जल्द ही वायु भवन का सदस्य बन जाऊंगा, लेकिन मैं अधिक दिनों तक यहाँ ठहरने वाला नहीं हूँ। बस इसीलिए मैंने ये प्रस्ताव रखा ताकि कुछ दिन घूम फिर कर कुछ जानकारी ही जुटा लूं। भद्रक कुछ सोच कर बोला, आपका प्रस्ताव बिल्कुल ठीक है मांत्रिक अधीश। हम भी इस द्वीप की यात्रा करना चाहते हैं। हमने सुना है कि ये द्वीप समूह बहुत सुंदर और समृद्ध है, फिर भी यहाँ आने का कभी मौका नहीं मिला। अब जब हम आ गए हैं तो अच्छी तरह यात्रा कर देखना अच्छा रहेगा। अधीश ने प्रसन्न होकर कहा, मांत्रिक भद्रक, मांत्रिक बेला, जब आपको कोई आपत्ति नहीं है तो हम जल्दी ही यात्रा के लिए निकलेंगे। उन तीनों ने अतिथि भवन जाकर नामांकन कराया और प्रबंधक को सूचित कर यात्रा पर निकल पड़े। अधीश ने इन अनजान मुसाफिरों पर विश्वास किया था और उन दोनों ने अधीश पर। क्या होगा इस यात्रा का परिणाम? क्या यात्रा से वापस लौटने पर अधीश वायु भवन में शामिल होने के अपने इरादे पर अटल रह सकेगा? जानने के लिए सुनते रहिए द मैजिशियंस सीक्रेट, सिर्फ और सिर्फ पॉकेट एफएम पर।